नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो आज हम कक्षा छठी का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयं मातपे फल्यान्यपि परार्थार्य वृक्षा सत्पुरुषा इव। सुभाषित। इसका मतलब यह होता है बच्चों, बड़े वृक्ष दूसरों को तो छाया देते हैं परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे मनुष्य भी स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है वे उसे दूसरों को ही देते हैं। कल की सुखद वर्षा के पश्चात आज यह एक सुहावनी सुबह विज्ञान की शिक्षिका सुलेखा ने विद्यालय में प्रकृति की सैर नेचर वॉक को सुगम बनाने के लिए डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को आमंत्रित किया है। डॉक्टर रघु पास की अनुसंधान प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक है और मनीराम चाचा विद्यालय के पास में ही रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक है। मनीराम चाचा पक्षियों की ध्वनि की नकल करने में विशेषज्ञ है। वह विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं की पहचान करने में भी निपुण है। विद्यार्थियों को प्रकृति की सैर पर ले जाने से पहले डॉक्टर रघु ने बताया कि इस सैर का उद्देश्य प्रकृति में पौधों और जंतुओं की सुंदरता और विविधता का अनुभव करना है। विद्यार्थी उनके साथ प्रकृति की सैर पर जाने के लिए उत्साहित है। वे उनसे बातचीत करने और सीखने के लिए भी उत्सुक हैं। शिक्षिका ने सभी विद्यार्थियों को परामर्श दिया कि वे अपने साथ नोटबुक, पेन और पानी की बोतल लेकर चलें। जैसे जैसे चलते हैं वे अपने आसपास के पौधों और जंतुओं की खोजबीन करना आरंभ कर देते हैं। डॉक्टर रघु विद्यार्थियों को उद्यान यानी कि पार्क में गंध की विविधता को महसूस करने के लिए कहते हैं। वे इस बात पर भी बल देते हैं कि हम सभी जीवित प्राणियों का सम्मान करें और उनसे छेड़छाड़ न करते हुए उनका अवलोकन करें। मनीराम चाचा विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे न केवल विभिन्न पौधों और जंतुओं को देखें बल्कि ध्यान से विभिन्न ध्वनियों को भी सुने। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के पौधे देखते हैं जिनमें घास, झाड़ियाँ और बड़े वृक्ष शामिल हैं। वे वृक्षों की शाखाओं पर बैठे विभिन्न प्रकार के पक्षियों, एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती तितलियों और एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कुत्ते, बंदरों का भी अवलोकन करते हैं। वे अपने अवलोकनों को अपनी नोटबुक में अंकित करते हैं। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से उनके बारे में चर्चा करते हैं, यानी कि उनसे पूछते हैं। विद्यार्थी विभिन्न पक्षियों का कलरव यानी कि चहचहाहट सुनते हैं। डॉक्टर रघु बताते हैं कि प्रत्येक पक्षी की अपनी एक अलग चहचहाहट होती है। यह प्रकृति में विविधता का एक उदाहरण है। डॉक्टर रघु मनीराम चाचा से कुछ पक्षियों की ध्वनियों की नकल करने का अनुरोध करते हैं। मनीराम चाचा विभिन्न पक्षियों की ध्वनियों की नकल करते हैं। उन्हें देखकर विद्यार्थी भी उनकी नकल करने लगते हैं। एक विद्यार्थी कहता है, वाह, ये कितना आश्चर्यजनक है कि प्रत्येक पक्षी का अपना विशिष्ट कलरव होता है। क्या आपने कभी अपने आसपास विद्यमान विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं का अवलोकन किया है? अपने अवलोकनों को अपने मित्रों और शिक्षक के साथ साझा कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता। क्रियाकलाप, आइए खोजें और अंकित करें।
अपने शिक्षक के साथ मिलकर विद्यालय के उद्यान या आसपास के उपवन में प्रकृति की सैर का कार्यक्रम बनाइए। प्रकृति की सैर करते समय विभिन्न पौधों, कीटों, पक्षियों और अन्य जंतुओं का अवलोकन करें। साथ ही मौसम की स्थितियों जैसे गर्म, ठंडा या तेज हवा इत्यादि भी अंकित करें। आप भूमि पर घिरे हुए अलग अलग प्रकार के पत्तों या फूलों को एकत्रित करके एक स्क्रैप बुक बना सकते हैं। प्रकृति में पौधों और जंतुओं के साथ छेड़छाड़ न करें, उनका ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि आप उद्यान में फूल पत्ती न तोड़ें। विभिन्न पौधों में तने, पत्तियों, फूलों और किसी भी अन्य रोचक जानकारी के बारे में किए गए अवलोकनों को तालिका 2.1 में दिए गए रिक्त स्थानों में अंकित करें। आपके लिए चित्र 2.1 तथा तालिका 2.1 में कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि बच्चों ये घास है, ये तुलसी की पत्ती है, ये गुड़हल है। चित्र 2.1 कुछ पौधों की विभिन्न विशेषताओं के उदाहरण। तालिका 2.1 हमारे आसपास उपस्थित विभिन्न पौधों का अवलोकन। क्रम संख्या, स्थानीय नाम, तना, पत्तियां, पत्तियों की आकृति या अभिविन्यास, फूल, कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं। तो क्रम संख्या 1 है सामान्य घास, तना कोमल और पतला। पत्तियों की आकृति कैसी है? तने के भिन्न बिंदुओं से एकांतरी रूप से एक पत्ता निकलता है। कोई अन्य अवलोकन एवं विशेषताएं, तो सामान्य घास की विशेषता है ये हरी पत्तियां होती है। दूसरा है तुलसी, कठोर और पतला। तो इसका तना कैसा होता है? कठोर और पतला। पत्तियां चौड़ी, पत्तियां जोड़ी में एक दूसरे के सम्मुख व्यवस्थित होती है। और फूल है गुलाबी और बैंगनी। क्रम संख्या 3 है बच्चों, स्थानीय नाम है गुड़हल और इसका तना कैसा होता है? कठोर। क्रम संख्या 4 है बच्चों, नीम, कठोर और मोटा। इसका तना कैसा होता है? कठोर और मोटा। चिकनी सतह वाली पत्तियां और इसकी विशेषता है चिकनी सतह वाली पत्तियां। अन्य, आपने जिन पौधों का अवलोकन किया है उनमें क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं पाई? आपने देखा होगा कि पौधों में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, जैसे लंबा अथवा छोटा, कठोर अथवा कोमल तना, विभिन्न आकृतियों की पत्तियां और तने पर पत्तियों का अभिविन्यास, फूलों के रंग, आकार और सुगंध में भिन्नता। अब सैर के समय देखे गए अथवा अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर जंतुओं की एक सूची बनाइए। उनके रहने के स्थान, उनके भोजन और गति के प्रकार को तालिका 2.2 में दिए गए रिक्त स्थान में अंकित कीजिए। आपके लिए यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो बच्चों हम उदाहरण देखेंगे। तालिका 2 में दी गई है। तालिका 2.2 हमारे आसपास विद्यमान जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन। जंतुओं के नाम, स्थानीय नाम, उनके रहने का स्थान, भोजन, गति के प्रकार, अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। तो जंतुओं का नाम है बच्चों कौआ। इसका स्थानीय नाम क्या है? कौआ। और उनके रहने का स्थान है, कौवे का रहने का स्थान कहाँ है? वृक्ष। भोजन, तो कौवा भोजन कीटों से करता है। गति के प्रकार, तो ये उड़ना और चलना, ये उड़ता रहता है और चलता रहता है। अन्य कोई अवलोकन एवं विशेषताएं। चोंच में टहनी लिए हुए, इसकी विशेषता है चोंच में टहनी लिए हुए। चींटी का रहने का स्थान है बच्चों, मिट्टी में बिलों में रहती है।
आपने देखा होगा चींटी कहाँ रहती है? मिट्टी और बिलों में। भोजन चींटी का भोजन पत्तियां, बीज और कीट। और इसकी विशेषता है 6 पाद, यानी कि चींटी के 6 पैर होते हैं। जंतुओं के नाम। तीसरा है बच्चों गाय। और गाय का भोजन क्या है? घास और हरी पत्तियां। तालिका 2-2 में आपने जिन जंतुओं का अवलोकन करके अंकित किया है उनमें क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? आपने देखा होगा कि कुछ जीव जंतु भूमि पर रहते हैं जबकि कुछ अन्य वृक्षों पर रहते हैं। पक्षी वृक्षों पर रहते हैं, मछलियाँ जल में रहती है और मेंढक जैसे कुछ जंतु भूमि के साथ साथ जल में भी रहते हैं। यानी कि मेंढक जमीन पर भी रहता है और जल में भी रहता है। जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन और उनकी गति के प्रकारों में भी विविधता है। आपने जिन पौधों तथा जंतुओं का अवलोकन किया है उनके चित्र अपनी नोटबुक में बनाएं अथवा आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों के पत्तों, फूलों और जीव जंतुओं के पंखों के साथ एक स्क्रैप बुक तैयार करें। तो आपको एक बुक तैयार करनी है बच्चों। विद्यालय में आते जाते समय अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करें और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को देखने की चेष्टा करें। ऐसे किसी भी पौधे अथवा जंतुओं का नाम जोड़ें जिसे आपने पहले तालिका 2-1 अथवा 2-2 में सूचीबद्ध नहीं किया। क्रियाकलाप 2-2 आइए महत्व समझें। 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और एक पौधे एवं एक जंतु के विषय में सोचें जिसका आपने ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है और जो आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी अपने द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र शामपट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर बना सकते हैं। चित्र में बनाए गए विभिन्न पौधों और जंतुओं के बारे में आपका क्या विचार है? तो आपने बच्चों जो आंखें बंद करके जो पौधे या जंतु के बारे में सोचा है वो चित्र आपको ब्लैक बोर्ड पर बनाना है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा शामपट पर भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के कितने चित्र बनाए गए? क्या आप सोचते हैं कि शामपट पर चित्रित किए गए पौधों और जंतुओं के अतिरिक्त भी विभिन्न प्रकार के अनेक पौधे और जंतु हो सकते हैं? क्या बच्चों आपने सोचा है जो शामपट पर यानी कि ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाए गए हैं उसके अतिरिक्त यानी कि और भी जंतु और पौधे हो सकते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जंतुओं की विविधता उस क्षेत्र की जैव विविधता का भाग होता है। किसी क्षेत्र की जैव विविधता में प्रत्येक सदस्य की एक अलग भूमिका होती है। जैसे पेड़ कुछ पक्षियों और जंतुओं को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं। जंतु फल खाने के बाद बीज फैलाने में सहायता करते हैं इत्यादि। क्या आप ऐसे कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? इससे पता चलता है कि पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। 2.2 पौधों और जंतुओं के समूह कैसे बनाएं? तो पौधे और जंतुओं का समूह कैसे बनाएं? आप अपनी नोटबुक और पुस्तकों को समूहों में कैसे व्यवस्थित करेंगे? क्या उन्हें समूहों में व्यवस्थित करने से आपको अपने बस्ते को अच्छे ढंग से व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी? आइए अब हम अपने आसपास के संसार पर दृष्टि डालें। हमारे बच्चों और विभिन्न प्रकार की विशेषताओं वाले विविध प्रकार के पौधे और जंतु विद्यमान हैं जिनके विषय में हमने अनुभाग 2.1 में
सीखा है। हम उनकी समानता और भिन्नताओं के आधार पर उनके समूह बना सकते हैं। क्रियाकलाप 2-3, आइए समूह बनाएं। तो हम समूह बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के चित्र एकत्रित कीजिए। आप पुरानी पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, चार्ट एवं अन्य स्रोतों से उनके चित्र काट सकते हैं। इनमें से प्रत्येक चित्र अलग अलग कार्ड पर चिपकाएं। अपनी कक्षा 5वीं 6वीं विद्यार्थियों के अलग अलग समूहों में बांट लीजिए। अपने समूह के सभी साथियों द्वारा बनाए गए कार्ड एकत्रित कर लीजिए। कार्ड में दर्शाए गए सभी पौधों और जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं का अवलोकन कीजिए। तालिका 2-1 और तालिका 2-2 में लिखी पौधों और जंतुओं की विशेषताओं का स्मरण कीजिए। एक समान विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाइए। आपके द्वारा बनाए गए पौधों और जंतुओं के समूह के आधार को कक्षा के अन्य समूहों के साथ साझा करें और उन पर चर्चा करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित होंगे कि विभिन्न समूहों द्वारा उपयोग किए गए आधार भिन्न हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इसके पीछे के कारण क्या है? हो सकता है कि विभिन्न विद्यार्थियों ने समूह बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामान्य विशेषताओं का चुनाव किया हो। उदाहरण के लिए, कुछ विद्यार्थियों ने पौधे की ऊंचाई को समूह बनाने के आधार के रूप में चुना हो, जबकि हो सकता है कि अन्य ने पौधों के समूह बनाने के लिए फूलों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति को आधार के रूप में चुना हो। चित्र 2-2, फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, कठोर या कोमल तना, खान पान का स्वभाव, रहने का स्थान। चित्र 2-2, पौधों एवं जंतुओं में समूह बनाने के कुछ संभावित आधार। संभवतः आपने जंतुओं की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर उनके समूह बनाए होंगे, जैसे वे क्या खाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, किस रंग के होते हैं और वे कैसे चलते हैं। समूह बनाने का क्या महत्व है? समूह बनाने से पौधों और जंतुओं को उनकी समानता और विभिन्नताओं के आधार पर समझना और अध्ययन करना सरल हो जाता है। तो बच्चों, समूह बनाने से उसे समझने में और उनकी समानता को पहचानने में सरल होता है, इसलिए आपको समूह बनाना है। आप समूह बनाने के महत्व के विषय में अध्याय हमारे आसपास की सामग्री में और अधिक जानेंगे। 2-2-1, पौधों के समूह कैसे बनाएं? आपने देखा कि पौधों में उनके तने, पत्तियों, फूलों इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती है। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई और कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियां आकृति, रंग, आकार और व्यवस्था में भी भिन्न होती है। आपने पिछले क्रियाकलाप 2-3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। आपने पूर्व की कक्षाओं में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियों और वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें और इस आधार पर उनके समूह बनाएं। क्रियाकलाप 2-4, आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। चलो बच्चों, प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाई को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या ये सभी पौधे आपसे छोटे हैं या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं? तने का रंग भूरा है या हरा? साथ ही उनके तनों को छूकर महसूस करें और उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा यह कठोर है? ध्यान रखिए कि तना टूटे नहीं।
यह भी देखिए कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती है। वे भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती है। अपने अवलोकनों को तालिका 2-3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरें। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। तालिका 2-3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। क्रम संख्या दिया गया है, पौधों का नाम दिया गया है, ऊंचाई, छोटा, माध्यम, तने की प्रकृति, शाखाओं का प्रकटन, पादप समूह का नाम। तो हम देखेंगे बच्चों, पहला क्रम संख्या है, पौधे का नाम क्या है? आम। और इसकी ऊंचाई छोटा, मध्यम, ऊंचा। इसकी ऊंचाई कितनी है? ये ऊंचा होता है। तने की प्रकृति, तो तने की प्रकृति, आम के तने की प्रकृति कैसी होती है? ये भूरा होता है, कठोर होता है और मोटा होता है या पतला? ये मोटा होता है। शाखाओं का प्रकटन, भूमि के निकट, तने में ऊंचाई पर, तो ये तने की ऊंचाई पर। पादप समूह का नाम वृक्ष। दूसरा है बच्चों गुलाब, तो इसकी ऊंचाई कैसी होती है? ये मध्यम, यानी कि ना ज़्यादा ऊंचा और ना ज़्यादा छोटा। गुलाब हरा होता है, भूरा, गुलाब भूरा होता है। कठोर, इसका तना कैसा होता है? तने का कलर कैसा होता है? भूरा होता है। और कठोर होता है और पतला होता है। शाखाओं का प्रकटन, भूमि के निकट, ये गुलाब भूमि के निकट होता है। पादप समूह का नाम, तो ये झाड़ी कहलाता है। तीसरा है टमाटर, तो टमाटर छोटा होता है। तना कैसा होता है इसका? हरा और कोमल और पतला। ये भूमि के निकट होता है और इसे शाक कहते हैं। आपको शाक झाड़ियों और वृक्षों के बीच क्या अंतर दिखाई दिए? तालिका 2-3 में दी गई जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाक, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं? कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे, कठोर, भूरे और काष्ठी यानी लकड़ी जैसे होते हैं। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलना आरंभ होती है। ऐसे पौधे को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़, तो आम के पेड़ को क्या कहते हैं? आम के पेड़ को वृक्ष कहते हैं। और ये बच्चों आम का पेड़ जिसे कि वृक्ष कहते हैं। और ये है झाड़ी और ये शाक, ये टमाटर का पौधा है। पौधों के प्रकार, तो पौधे 3 प्रकार के होते हैं, ये वृक्ष हैं और ये झाड़ी और ये है शाक। कुछ पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधों के अनेक भूरे रंग की काष्ठी लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं, लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और उनके तने कोमल और हरे होते हैं। इन्हें शाक कहा जाता है। उदाहरण के लिए टमाटर का पौधा। अभी हमने देखा था बच्चों टमाटर का पौधा। कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उनको ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता यानी कि क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलकर बढ़ते हैं और उनको विसर्पी लता यानी कि क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषता हो सकती है जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए एक और क्रियाकलाप के माध्यम से जानने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 2.5, आइए तुलना करें। प्रकृति की सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृति और संरचना में भिन्नता दिखती है?
क है जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त गुड़हल की पत्ती। ये है बच्चों गुड़हल की पत्ती और ये है केले की पत्ती। समांतर शिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती और समांतर शिरा विन्यास युक्त ये है घास की पत्ती। आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं चित्र 2-4 देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं की शिराएं कहते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएं कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिरा विन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2-4 क और चित्र 2-4 ख में दिखाई गई पत्तियों की शिराओं में क्या अंतर दिखाई देते हैं? आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों ओर शिराओं का एक जाल जैसा पैटर्न देख सकते हैं। इस पैटर्न को जालिका रूपी शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुड़हल की पत्तियां चित्र 2-4 क इस शिरा विन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कि कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती है। इस पैटर्न को समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिरा विन्यास चित्र 2-4 ख और 2-4 ग को प्रदर्शित करती है। क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिरा विन्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का प्रयास अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या ये जड़ें एक जैसी होती हैं? क्रियाकलाप 2-6 आइए पता लगाएं। आप किसी ऐसे खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाक और घास उग रहे हैं। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाकों का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ भिन्न प्रकार के शाकों को सावधानीपूर्वक खोदकर बाहर निकालें। शाकों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात शाक को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाक लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। ये है बच्चों सरसों के पौधे। सरसों के पौधों में मूसला जड़ तंत्र। तो सरसों के पौधों में कैसी जड़ होती है? मूसला जड़ तंत्र। और ये है सामान्य घास के पौधे में जकड़ा रेशेदार जड़ तंत्र। ये है बच्चों रेशेदार जड़ तंत्र। जड़ों के प्रकार, तो हमने 2 तरह के जड़ों के प्रकार देखे हैं। कौन से? मूसला जड़ तंत्र और रेशेदार जड़ तंत्र। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधे की जड़ों में क्या समानताएं और क्या भिन्नताएं हैं? चित्र 2-5 क और चित्र 2-5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या भिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2-5 क में सरसों के पौधे की जड़ों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिसमें छोटी छोटी पार्श्व व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है। तो गुड़हल में भी मूसला जड़ होती है, जिसे आपने क्रियाकलाप 2-1 में देखा और तालिका 2-1 में अंकित किया है। चित्र 2-5 ख में दिखाया गया पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छों के रूप में दिखाई देती है, जो तने के आधार से निकलती है। ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जो जड़ें गुच्छों के समान होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रेशेदार जड़। क्या आपके संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ, तो इसकी जड़ें किस प्रकार की है? क्या किसी पौधे की पत्ती में शिरा विन्यास के प्रकार और उसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध होता है? हम कैसे इसका पता लगा सकते हैं? तो क्रियाकलाप 2-7 देखेंगे। आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। तो पहला है, आपने विद्यालय की नर्सरी पौधा घर
अथवा किसी अन्य नर्सरी से 5 सामान्य पौध एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधे के उदाहरण लेमन घास, ज्वारांकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरीविंकल और अन्य पुष्पी पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिराविन्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकनों को तालिका 2-4 में अंकित करें। सारणी 2-4 है बच्चों। पत्तियों के शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार। क्रम संख्या दी गई है। 1 लेमन घास, पौधे का नाम है बच्चों लेमन घास, और पत्तियों के शिराविन्यास का प्रकार जालिका रूपी या समांतर। तो लेमन घास की शिराविन्यास कैसी है? पत्तियों के शिराविन्यास का प्रकार कैसा है? तो समांतर है। जड़ के प्रकार जकड़ा है, मुसला। तो लेमन घास की जड़ कैसी है? जकड़ा यानी कि रेशेदार है। क्या आपको इन पौधों की पत्तियों की शिराविन्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? सदाबहार के पौधे में मुसला जड़ें और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिराविन्यास वाले अन्य पौधों में भी मुसला जड़ें होती हैं। दूसरी ओर लेमन घास के पौधों में जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें भी जकड़ा जड़ें होती है? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मुसला जड़ें होती है, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा जड़ होती है। चने का पौधा मुसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक और उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा जड़ें और पत्तियों में समांतर शिरा का उदाहरण है। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती को शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्रियाकलाप 2, आइए तुलना करें। तो अब हम बीज के बारे में जानेंगे। पहला है चने और मक्का के कुछ बीजों को 2 या 3 दिन के लिए पानी में भिगोएं। चने के बीज का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब चने और मक्का के बीजों की संरचना का अवलोकन करें। क्या वे समान हैं अथवा भिन्न हैं? द्विबीजपत्री बीज, ये है बच्चों चने का बीज, जिसे हम द्विबीजपत्री बीज कहते हैं, और ये है एक बीजपत्री बीज, जिसे मक्का का बीज कहते हैं। चित्र है 2.6 द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री बीज। आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त है। देखो बच्चों, ये 2 भागों में विभक्त है। चित्र 2 विभक्त होते हैं। प्रत्येक भाग को बीजपत्र कोटिलीडन कहा जाता है। जिन पौधों के बीज में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहा जाता है। मक्का के बीज में एक पतला बीजपत्र होता है, जिसे ऐसे बीज वाले पौधों को एक बीजपत्री कोटिलिडन्स मोनोकोट कहा जाता है। आप पौधों में पत्ती के शिराविन्यास, जड़ों के प्रकार और बीजों में भी बीजपत्रों की संख्या में परस्पर क्या संबंध देखते हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास और मुसला जड़ तंत्र होता है, जबकि एक बीजपत्री पौधों में समांतर शिराविन्यास और जकड़ा जड़ तंत्र होता है। आपने पौधों के समूह बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली कुछ विशेषताओं के विषय में पढ़ा है। आइए अब जंतुओं के समूह बनाने के विषय में समझते हैं। आगे का अध्याय हम दूसरी क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। और ऐसी ही अच्छी और प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर।
ओके बाय बच्चों।